विजिबल है ना? चलिए शुरू करता हूं। तो लास्ट क्लास में जस्ट हम लोग सिस्मिक जोन मैप तक देख रहा था, है कि नहीं? तो आपका ये सिस्मिक जोन मैप जो है कौन यूज करता है? यूज ऑफ सिस्मिक मैप जोन। जैसे जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सनल है कि नहीं, वो आपका सिस्मिक मैप जोन को यूज करेगा। जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो यूज करेगा। ये जो है लाइक आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर ना, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने टाइम में हम सिस्मिक जोन को यूज करेगा कि लाइक आपका जो साइट है वो कौन सा सिस्मिक जोन में आता है। अकॉर्डिंगली लाइक हम सर्टेन कोफिशिएंट्स को यूटिलाइज करेगा आपका सिस्मिक जोन मैप स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, सो दैट आपका स्ट्रक्चर सिस्मिकली रेजिस्टेंट हो। स्ट्रक्चर जो हो लाइक आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आप बनाए। लाइक आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सनल है कि नहीं। मैनेजमेंट वर्कर। ओके। जैसे जब आपका अर्थक्वेक हुआ है कि नहीं, तो अर्थक्वेक जब होगा तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड आपका कंट्री में कौन सा रीजन होगा, है कि नहीं। ये इंफॉर्मेशन होने के लिए जो आदमी, जो प्रोफेशनल्स लेट से डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करता है, उसको पता होना बहुत जरूरी है। लाइक जो एरिया ज्यादा वल्नरेबल है सबसे पहले उसको टारगेट करेगा, सो दैट अर्थ पोस्ट अर्थक्वेक जो सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकता है, ये सब चीज आप आसानी से वहां पे यूज कर सकता है। ओके। लाइक आपका पॉलिसी मेकर्स। ओके। पॉलिसी मेकर्स में बेसिकली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आ गया, है कि नहीं, ये सब बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा। ये लोग जो है आपका सिस्मिक मैप जोन को यूज करेगा सो दैट उस पर्टिकुलर रीजन में हमको डिजास्टर मैनेज करने के लिए, पोटेंशियल अर्थक्वेक को लेट से ट्रैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, जो कैजुअलिटीज होगा, जो डैमेजेस होगा, ये सब चीज को लाइक आपका मैनेज करने के लिए उसी हिसाब से पॉलिसी को क्रिएट करेगा। जैसे सिंपल सा चीज है जिसको आप देखता होगा, जो आपका नदी का किनारे वाला जो पोर्शन है कि नहीं, भले इंटीरियर पोर्शन में आदमी को वार्निंग दो ना दो, लेकिन नदी का किनारे वाला आदमी को जरूर वार्निंग दिया जाता है जब मानसून के टाइम में, या फिर जब आपका ज्यादा बारिश होने वाला होता है, तो सो दैट लाइक वो अपना प्रोटेक्टिव मेजर को लेके रखेगा, सो दैट फ्लैश फ्लड और लेट से अचानक से आया हुआ फ्लड का वजह से वो अफेक्टेड नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए आप अगर लेट से यहाँ पे नदी किनारे में जाएगा, स्पेशली जिस नदी पे डैम्स कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं, नदी किनारे में सर्टेन सर्टेन डिस्टेंस में आप देखिएगा, वहां पे आपको वार्निंग लिख के रखा हुआ होता है। वार्निंग क्यों लिख के रखा हुआ होता है? लेट से शाम में आपका जब डैम खोलेगा तो वहां पे वाटर लेवल इंक्रीज होगा। जब वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उस टाइम में आप नदी में ना हो, लाइक आप नदी में गाड़ी वगैरह मत धुलाते रहो, क्योंकि अचानक से जब आपका पानी बढ़ जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल है। तो दैट मीन्स वो किनारे वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा अफेक्टेड है, इसीलिए हम किनारे में ज्यादा वार्निंग को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा ही जो आपका पॉलिसी मेकर्स है, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कर्स है, लेट्स से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ये अवेयर होना पड़ेगा कि हम किस जोन में स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, है कि नहीं, सो दैट लाइक हम स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से सफिशिएंट जो आपका कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स को हम यूटिलाइज करेगा, सो दैट लाइक आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने, माइनर अर्थक्वेक में उसमें कुछ ज्यादा डैमेजेस वगैरह ना हो। ओके। ओके। तो ये सब वेरियस प्रोफेशनल्स है जो आपका
सिस्मिक मैप जोन को यूटिलाइज करता है। ओके, सो दैट लाइक उसी हिसाब से वो बेटर वे में सर्विस को प्रोवाइड कर सके। फाइन। नाउ आगे जाने से पहले हमको सर्टेन चीज जानना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, एंड वो है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज डिटेलिंग ऑफ बीम्स एंड कॉलम। डिटेलिंग्स ऑफ बीम एंड कॉलम, ये लास्ट टॉपिक है। एंड इस जगह से आप अच्छा खासा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछ सकता है कि डक्टाइल डिटेलिंग के लिए हम, या फिर लेट से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन सा कोड बुक को यूज करता है कि ना। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करने नहीं बोल रहा है, डिटेल करने बोल रहा है कि ना। डिटेल करने बोल रहा है, दैट मीन्स जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर आप डिजाइन किया है उस स्ट्रक्चर में सर्टेन प्रोविजंस जो आपका कोड बुक प्रोवाइड किया है, उस कोड बुक के हिसाब से आप उसमें ऐसा क्या मेजर को अडॉप्ट करेगा कि लाइक आपका जो डिजाइंड स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। ओके, सो दैट ड्यूरिंग अर्थक्वेक वो ज्यादा डैमेज ना शो करे ना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पार्टिकुलर चैप्टर और लेट्स से यूनिट का, ये है लाइक आपका डक्टाइल डिजाइन प्रोवाइड करने का। ओके, इट मेन ऑब्जेक्टिव is to provide ductile design of RCC structure। okay? जितना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। ओके, जितना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर रिजिड होगा, ओके, उतना ज्यादा उसमें चांसेस है मेजर डैमेजेस बियर करने का। ओके, और ये जो आपका स्ट्रेंथ है बेसिकली मेंबर का, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, आपका प्रॉपर डिजाइन का, जिसको हम लोग आरसीसी में पढ़ता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर कैन बी एश्योर्ड strength of member can be assured by proper design of section। ओके, ये हम लोग आरसीसी में देखिएगा। प्रॉपर डिजाइन ऑफ सेक्शन दैट मींस जो आपका लेट से सेक्शन को जो आप फिक्स कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है। ओके, सेक्शन को फाइनलाइज कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए इसमें आ जाता है आपका, जैसे अ, इसका जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है। ओके, जैसे B/D है कि नहीं। तो IS 456 आपको ऑलरेडी बता रहा है कि आपको B&D जो है सेक्शन का कैसे चूज करना है। 456/2000। ओके, ये आपको बता रहा है कि लाइक सर्विसबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको B&D को कैसे चूज करना है। इसको हम लोग जस्ट अ मिनट। डायरेक्ट
आपका जो IS 456 है वो आपको बता रहा है कि लाइक मेरा सेक्शन का बी एंड डी क्या होना चाहिए, मेरा सेक्शन का लेंथ क्या होना चाहिए। जैसे कॉलम को अगर देखेगा तो कोड बुक आपको बताता है कि नहीं, वहां पे लाइक आपको वेरियस सेक्शन का डायमेंशन आपको ऑलरेडी बता रहा है। ओके, एक सेकंड, एक को ज्वाइन होने में लेट प्रॉब्लम हो रहा है, वो कुछ आईडी मांग रहा है। एक सेकंड। ओके, तो आपका सेक्शन का डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपका सेक्शन का थिकनेस क्या होना चाहिए, आपका सेक्शन का इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए, है कि नहीं, ये सब प्रोविजन आपको IS 456 दे रहा है। ओके, दैट मीन्स अगर आप स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है एंड उसमें आप सभी प्रोविजन को यूज किया है जो आपको IS 456 दे रहा है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। ओके, उसको अगर आप यूज करके बनाया है तो ऑफकोर्स आपका स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रेंथ सफिशियंट होगा, है कि नहीं, उसका स्ट्रेंथ सफिशियंट होगा। नाउ रीइंफोर्समेंट को डिटेलिंग करने टाइम में जो आपको अभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर वाला जो आपका कोड बुक है वो गाइडलाइन को अगर आप फॉलो किया तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनेगा। तो क्या गाइडलाइन दिया है वो चीज को हम अभी देखेगा, राइट। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन है, ओके, डक्टाइल डिटेलिंग is recommended by IS 13920 1993। ये कोड बुक का नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, समटाइम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हम जो डक्टाइल डिटेलिंग यूज करता है वो किस कोड बुक के हिसाब से हम यूज करता है। ओके, तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। इस नंबर को समटाइम डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। जैसे हम IS 456 2000 जो यूज करता है वो बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए है। IS 800 2007 जो हम यूज करता है वो किसके लिए है, जैसे IS 456 2000 ये जो है आपका डिजाइन के लिए है, लाइक आपका आरसीसी डिजाइन, है कि नहीं। वैसा ही लाइक अगर आप देखेगा IS 800 2007 जो हम यूज करता है, सॉरी 2007 जो हम यूज करता है ये स्टील स्ट्रक्चर के लिए है। ओके, वैसा ही लाइक आपसे पूछ सकता है IS 875 हम क्यों यूज करता है, ये जो है लाइक आपका लोड डिजाइन लोड के लिए, डिजाइन लोड के लिए हम यूज करता है। ओके, अभी इसमें कई एक पार्ट है इसका, स्पेशली IS 875 का। ओके, IS 875 पार्ट 1 जो है वो लाइक आपको डेड लोड को डील करता है, पार्ट 2 जो है वो लाइव लोड को यूज करता है। जब हम लोग आरसीसी देखेगा वहां पे इसको इन डिटेल में देखेगा कि ये किस किस को डील करता है, कौन सा पार्ट, फाइन। तो वैसा ही आपसे पूछेगा कि डक्टाइल डिटेलिंग को कौन सा कोड बुक डील करता है, तो दैट इज योर IS 13920 1993। ये जो है लाइक आपका डक्टाइल डिटेलिंग को डील करता है। डक्टाइल डिटेल डक्टिलिटी, डक्टिलिटी दैट मीन्स नॉट रिजिड, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है मटेरियल, है कि नहीं। तो क्या होता है IS 13920 1993
एंड अगेन ये कोड बुक भी अभी 2025 में रिवाइज होने वाला है। ओके, अगर रिवीजन हो जाता है, मतलब बीआईएस इसका रिवीजन को अप्रूव कर देता है, तो उस पे हम लोग बाद में सेपरेटली एक क्लास करेगा। ओके, लेट्स से इस साल में अगर आपका हो जाता है तो इस पे हम लोग एक डिटेल में क्लास कर लेगा बाद में। रिवीजन चल रहा है इसमें, क्योंकि कुछ साल पहले से ही वो रिकमेंडेशंस मांग रहा है। तो होपफुली 2025 या फिर 2026 में ये आपका कोड बुक नंबर, तो ये नंबर तो सेम रहेगा। ओके, ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। 3920 ये डक्टाइल डिटेलिंग के लिए रिजर्व्ड है। ये जो 1993 है ये ईयर ऑफ रिवीजन को बता रहा है। तो अगर अभी एक्सेप्ट हो जाता है और फाइनली जो आपका रिवाइज्ड कोड है, अगर बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर पब्लिश कर देता है, तो उसका लास्ट वाला नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो आईएस 1390, 13920 क्या बोलता है? ये आपको टेल्स अबाउट क्या के बारे में? मटेरियल। ओके, किस टाइप का मटेरियल हमको यूज करना चाहिए, डायमेंशन को भी ये सर्टेन गाइड करता है। डायमेंशन। देन ये बताता है आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, क्योंकि जो आपको IS 456 बहुत सारा चीज जो बता रहा है आपको, वो खुद ही दूसरा कोड बुक का रेफरेंस लेके आपको बता रहा है। ओके, तो वो जो स्पेशली लाइक आपका मटेरियल और लेट्स से मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में जो आपको डील कर रहा है, बता रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन वो कहाँ से ले रहा है? बेसिकली डक्टाइल डिटेलिंग से ले रहा है। इसलिए आप IS 456 को भी देखेगा पीछे में, जहाँ पे उसका रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी जो लिया है, वहां पे वेरियस अदर कोड बुक का रेफरेंस को वो लिया। ओके, तो इसका जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? सी, जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ये जो हम देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू 13920 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू IS 13920 1993 जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ओके, नो, इसको समझने के लिए जस्ट एक आपका बैच में अर्थक्वेक का लेक्चर नोट दिया हुआ है, उससे उसको जस्ट रेफर कर रहा है। वेट, जस्ट मिनट। पेज नंबर डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्या?
2 मिनट। तो ये जो आपका टेक्टाइल डिटेलिंग का जो कोड बुक है, वो उसी का जस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाला है। स्पेशली आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिया हुआ है, जो स्पेशली जो बैचेस में जो एनरोल्ड है उसको दिखे गए। दिख रहा है क्या? एक पीडीएफ तो होगा। मैं लैपटॉप से कनेक्ट करा, 2 मिनट। दिख रहा दिख होगा। रहा होगा। जी। ये हमको जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमको शो करना। क्या बोल रहा है? Minimum grade of concrete shall be M20 for all building which are more than 3 story in height. Okay. अगर इको हो रहा है।
अभी ठीक है ना? ओके। जनरल स्पेसिफिकेशन हमको यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शेल बी M20 फॉर ऑल बिल्डिंग विच आर मोर देन 3 स्टोरी इन हाइट। ओके, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपका क्लोज 5.2 ऑफ IS 3920 1993 में दिया हुआ है। ओके, दैट मीन्स हमेशा ध्यान देना है, अगर आपका बिल्डिंग को अगर आपको सिस्मिकली रेजिस्टेंट बनाना है तो एटलीस्ट जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है वो कितना है? M20। इसीलिए लिमिट स्टेट मेथड में जब आप पढ़ता है तो हम क्या देखता है कि एटलीस्ट हमको M20 ग्रेड कंक्रीट को यूज करना है RCC कंस्ट्रक्शन में। ये इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली कहाँ से बोरो किया? IS 13920 1993 से। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कोड बुक में? स्टील reinforcement बार ऑफ ग्रेड Fe415 और लेस। ओके, इधर आपको Fe415 यूज करना है या फिर उससे कम। ओके, इससे कम वाला जो वैल्यू का है उसको, दैट मीन्स Fe250 या फिर Fe415 को आपको यूज करना है। ओके, हाउएवर स्टील बार ऑफ ग्रेड 500 एंड 550 में बी यूज्ड इफ दे आर प्रोड्यूस्ड thermomechanically treated process having elongated more than 14.5%। ओके, मतलब अगर उसका इलोंगेशन 14.5% से ज्यादा है तो ही लाइक हम उसको यूटिलाइज करेगा, अदरवाइज हम Fe415 और लेस, दैट मीन्स Fe250 एंड Fe415 ग्रेड को यूटिलाइज करेगा। Fe415 जो है वो बेटर इसलिए है क्योंकि उसमें डक्टिलिटी बहुत हाई है। ओके, एंड ये इंफॉर्मेशन आपको कौन बता रहा है? IS 13920 का क्लोज 5.3। 5.2 हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया, 5.3 हमको किसके बारे में बताया? ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। दैट मीन्स मैक्सिमम ग्रेड जो हमको यूज करना है कौन सा? Fe415। ओके, उससे ऊपर वाला मार्केट में लाइक आपको Fe550 भी मिलेगा, इसका इंफॉर्मेशन आपको कोड बुक में अभी तक अपडेट नहीं किया IS 4562,000। बट ये ग्रेड का स्टील जो है ये आपको मार्केट में अभी भी आज के डेट में भी मिलेगा। ओके, नो, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा है लाइक आपका, दूसरा गाइडलाइन हमको क्या बोल रहा है? गाइडलाइन ऑन डिजाइन एंड डिटेलिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो टॉपिक है डायरेक्टली डिटेलिंग को डील करता है कि नहीं? आप अगर सिलेबस को देखेगा तो वहां पे हमको क्या बता रहा है? डिटेलिंग ऑफ बीम्स एंड कॉलम के बारे में हमको देखना है। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है ये? सिंपल एंड रेगुलर लेआउट should be used, okay, avoiding any offset of beam। that means as far as possible आपका जो स्ट्रक्चर का लेआउट है अगर वो सिमेट्रिकल है तो सबसे बेस्ट है। ओके, दैट मीन्स रेगुलर इस टाइप का है तो सबसे बेस्ट है, मतलब इलोंगेटेड या फिर लेट से आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हम लोग ज्यादातर बनाता है लेकिन L शेप में, I शेप में या दूसरा शेप में, वो बेसिकली सिस्मिकली उतना मतलब लाइक आपका डक्टाइल नहीं है। ओके, एज कम्पेयर टू लाइक आपका रेगुलर वन। ओके, एंड क्या बोल रहा है? अवॉइडिंग एनी ऑफसेट ऑफ बीम टू द कॉलम। मतलब आपका बीम से, ये बीम है, बीम कॉलम कलेक्शन कनेक्शन को अगर आप देखेगा तो एज फार एज पॉसिबल लाइक आपका बीम से ये कनेक्टेड हो। ओके, बीम से बाहर निकलना अगेन इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वो क्रिएट करेगा। ओके, क्या बोल रहा है? चेंजेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेजुअल फ्रॉम द फ्लोर टू फ्लोर। ओके, जो आपका कॉलम है, कॉलम का स्टिफनेस के बारे में बात कर रहा है। ओके, चेंजेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेजुअल फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर। एज फार एज पॉसिबल हम तो ये कंसीडर करे, कोशिश करेगा कि लाइक आपका जो कॉलम है, ओके, वो सेम वर्टिकल प्रोफाइल में हो। लेट से ये आपका एक फ्लोर हो गया, ये आपका दूसरा फ्लोर हो गया, ये आपका तीसरा फ्लोर हो गया, मतलब इसका जो रीइंफोर्समेंट है वो मेन स्ट्रेट जाते रहे यहाँ से। ओके, मतलब इसमें कोई ज्यादा डेविएशन ना हो। लेकिन ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट को थोड़ा टेढ़ा कर देता है डाई मार के। ओके, तो वो सब चीज जब आप इसको टेढ़ा करेगा तो ऑफकोर्स उसका इसेंट्रिक मतलब जो एक्सिस है, एक्सिस चेंज होगा। एक्सिस जब चेंज होगा तो क्या होगा? लाइक उसका जो स्टिफनेस है वो वेरी करेगा। तो ये मतलब आपको ज्यादा स्टिफनेस को वेरी मत कराओ, ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का बात कर रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर जो हम बनाता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है लाइक आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका बीम्स एंड कॉलम नहीं होता है, जैसे मैसनरी स्ट्रक्चर हो गया, वो जो है वो आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं? उसमें जितना भी लोड है वो आपका मैसनरी, दैट मीन्स वॉल कैरी कर रहा होता है। जबकि जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बीम्स एंड कॉलम दिखता है
जो आपका नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर है वो आपको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। इन आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बीम एंड कॉलम शुड बी डिजाइन सच दैट द inelasticity is confined to beam only। ओके, मतलब इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी का बात कर रहा है, मतलब डक्टिलिटी अगर कम होना है तो लाइक वो ज्यादा से ज्यादा आपका बीम में हो, क्योंकि बीम में अगर ज्यादा डक्टिलिटी होगा तो क्या होगा, लाइक ये आपका बीम है। ओके, ये आपका बीम है, इसका ऊपर जब हम लोड अप्लाई करेगा, है कि नहीं, तो अगर ये ज्यादा डक्टाइल हुआ तो क्या होगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो इसको हम ज्यादा डक्टाइल नहीं करेगा, इसको हम इन इलास्टिसिटी, दैट मींस एज फार एज पॉसिबल हम इसको रिजिड बनाने का कोशिश करेगा, सो दैट मेरा डिफॉर्मेशन ज्यादा ना हो। ओके, क्या बोल रहा है, वेल द कॉलम शुड रिमेन इलास्टिक, आपका कॉलम एज फार एज पॉसिबल इलास्टिक हो, सो दैट सपोज कर लो ये आपका स्ट्रक्चर खड़ा है जिसमें मेनली लोड कौन कैरी कर रहा है, आपका जो कॉलम है वो कैरी कर रहा है वर्टिकल लोड को, है कि नहीं। तो जब सिस्मिसिटी अर्थक्वेक जब होगा तो लाइक ये इलास्टिक अगर होगा तो आसानी से मूव करेगा, एंड जब आपका मतलब हिलेगा ना, इस टाइप से वेव, वेव का जैसा रेस्पॉन्स करेगा, हमने सिस्मिक वेव्स को देखा था। ओके, और जब आपका अर्थक्वेक खत्म हो जाएगा तो अगेन ये परफेक्टली अपना पोजीशन में वापस आ जाएगा, जो उसका इनिशियल पोजीशन था उसमें वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि एज फार एज पॉसिबल ये आपका इलास्टिक हो, सो दैट लाइक आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा। क्या बोल रहा है, तो टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट द सम ऑफ मोमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम एट ए बीम कॉलम जंक्शन, दैट मीन्स बीम एंड कॉलम का जंक्शन का बात कर रहा है, इस जगह का बात कर रहा है जहां पे बीम एंड कॉलम मीट कर रहा है। ओके, ये जो जंक्शन है, ओके, beam column junction of design, axial load should be greater than the sum of moment capacity, that means as far as possible आपका axial load ज्यादा हो as compared to आपका मोमेंट, टोटल मोमेंट कैपेसिटी का बात, कैपेसिटी से, है कि नहीं। ओके, देन क्या बोल रहा है, द फैक्टर्ड, द फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस, फैक्टर दैट मीन्स जिसमें हम लोड फैक्टर को यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं। जब हम आरसीसी देखेगा वहां पे देखेगा बेसिकली आपका दो टाइप का फैक्टर को हम यूटिलाइज करते हैं एलएसएम में, एक है आपका लोड फैक्टर, दूसरा है आपका मटेरियल का सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, है कि नहीं। लोड फैक्टर जो आप हमेशा 1.5 मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ये उसका बात कर रहा है। लोड फैक्टर का बात कर रहा है, सी क्या बोल रहा है, द फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस ऑन मेंबर ड्यू टू अर्थक्वेक लोडिंग शेल नॉट एक्सीड 0.1 एफसी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये वन लाइन का लाइक आपका एक मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये जो है ये IS 13920 का क्लॉज 6.1.1 आपको बता रहा है। बाद में हम आपको वो कोड बुक भी ग्रुप में डाल देगा, आप देख लीजिएगा ये पर्टिकुलर कोड बुक को। ओके, जस्ट वहां से एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी the width to depth ratio of member shall perfectly be more than 0.3। ओके, हमेशा आपका जो कॉलम का width है, हमेशा जो आपका कॉलम का width है ये उसका बात कर रहा है, the width to depth ratio। ओके, लेट मी सी, ये मेरा डेप्थ हो गया, ये width हो गया। ओके, width to depth ratio shall be preferably more than 0.3, that means आपका डेप्थ ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आपका width, राइट। आपका डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आप देखिएगा जितना भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, ओके, एज फार एज पॉसिबल, ओके, हम क्या करते हैं, विड्थ एंड डेप्थ का रेशियो सेम रखता है, 1 रखता है। ओके, या फिर आपका जो डेप्थ है वो ज्यादा होता है विड्थ से, 1 रख रहा है दैट मीन्स तो वेल एंड गुड है, डायरेक्ट हमको एटलीस्ट 0.3 रखना है बोल रहा है ना, 1 है दैट मीन्स वेल एंड गुड है, बट हम डेप्थ को ज्यादा रखना है। इसलिए आप देखिएगा कोई भी स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं दिखा होगा जिसमें विड्थ, बीम का बात कर रहा है, बीम का विड्थ ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेप्थ। अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन आप देखा है दैट मीन्स वो डायरेक्टली गलत है।
ओके वो कंस्ट्रक्शन हमको नहीं करना है। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अगर आपको लेट से आपका एग्जीक्यूशन में, आपका टेन्योर में अगर आता है तो आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली क्लॉज 6.1.2 IS 39/20/1993 का जो क्लॉज 6.1.2 है वहां पे डायरेक्टली क्लियर कट लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द विड्थ ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 200 mm। किसी भी केस में कहीं भी आप देखिए आपका जो बीम है वो 200 mm से कम पतला नहीं हो सकता। ओके इससे अगर कम पतला है तो लाइक अगेन वहां पे शेयर फेल्योर होने का चांसेस है, वो डिफरेंट ही उसमें चला जाएगा। अगर थोड़ा भी शेकिंग होगा तो लाइक वहां पे लाइक आपका शेयर फेल्योर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। ओके तो इसीलिए हमको क्या बोलता है 39/20 कि लाइक आपका मिनिमम विड्थ 200 mm होना चाहिए। ओके एंड ये सेम स्टेटमेंट को IS 456 कॉपी किया है, वहां भी जब आप देखेगा तो हमेशा आपको यही बोलता है कि लाइक 200 mm से कम विड्थ नहीं होना चाहिए सेक्शन का। ओके वो डायरेक्टली कहाँ से ले रहा है? डक्टाइल डिटेलिंग से ले रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सी द टोटल डेप्थ of the member shall preferably be not more than 1/4 of clear span। ओके आपका क्लियर स्पान कितना है? सपोज कर लो 4 मीटर। ओके 4 मीटर अगर आपका क्लियर स्पान है तो 4 मीटर अगर क्लियर स्पान है तो आपका जो विड्थ है, सपोज कर लो ये मेरा कॉलम है कि नहीं? तो ये कॉलम का ऑफकोर्स सर्टेन डेप्थ आपको मिलेगा, ये आपका डेप्थ है। ओके ये आपका डेप्थ है। तो आपका जो डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ का बात कर रहा है। ओके ओवरऑल डेप्थ जो 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज कर लो आपका 4 मीटर इसका क्लियर स्पान है आपका मेंबर का, तो 4/4 कितना हो गया? 1 मीटर। तो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके कभी भी अगर 4 मीटर आपका स्पान है तो इसलिए आप देखता होगा ज्यादातर आपका जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में है 500 और 8 मैक्स 600 के आसपास, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपका 600 के आसपास लाइक कुछ आता है। तो उसमें क्या होता है आप देखिएगा आपका कॉलम का स्पेसिंग अगेन 3 मीटर के आसपास ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरा क्या बोल रहा है ये minimum percentage of tension reinforcement, okay, on any face at any section is 0.24 रूट एफ सी के डिवाइडेड बाई एफ वाई। जहां पे एफ सी के क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, एंड एफ वाई क्या है? लाइक आपका ग्रेड ऑफ स्टील है कि नहीं? तो इस इक्वेशन से जो आपको मिल रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो सपोज कर लो M20 एंड FE 415 के लिए अगर आप कैलकुलेट करके देखेगा तो कितना हो जाएगा? 24 रूट एफ सी के 20 है कि नहीं, एंड डिवाइडेड बाय 415 सी 0.25। अगर M20 एंड FE 415 ग्रेड मटेरियल को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो ओके इसलिए आप देखिए आरसीसी भी आपको डायरेक्टली बोलता है कि किसी भी सेक्शन में लेट से 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। फ्लैट मेंबर है तो उसका फिर अगेन डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है, जैसे स्लैब का केस में क्राइटेरिया जो डिफरेंट हो जाता है। ओके क्योंकि वहां पे जो आपका स्टील है, स्टील आपका टोटल क्रॉस सेक्शन का कंपैरिजन में काफी कम आता है। ओके एंड ये इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टली आपको क्लॉज 6.2.1 बी में दिया हुआ IS 39/20 का। ओके नेक्स्ट क्या है? सी द मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब मिनिमम परसेंटेज तो ये बोल दिया। हेलो गुड इवनिंग। थोड़ा थोड़ा बाद में बात करते हुए क्लास ले रहे हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज के लिए क्या बोल रहा है? एट एनी फेस ऑफ अ सेक्शन 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके अगेन कंप्रेशन मेंबर के लिए ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ओके कंप्रेशन मेंबर में आप अप टू 6% मैक्सिमम में जाता है। ओके जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ओके जब हम कंप्रेशन मेंबर देखेगा वहां पे है सर्टेन एक्सेप्शंस है। ओके कंप्रेशन मेंबर के लिए, बट बाकी जगह में क्या है? आप 2.5 से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करना। एंड ये इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टली आपको क्लॉज 6.2.2 में दिया हुआ। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पॉजिटिव स्टील एट अ जॉइंट। ओके पॉजिटिव स्टील इन द सेंस, मतलब सपोज कर लो आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस है। ओके स्ट्रक्चर जब कंटिन्यूअस मेंबर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दो टाइप का बेंडिंग मोमेंट होगा इस टाइप का कंटिन्यूअस मेंबर में, है कि नहीं? तो जो नीचे आ रहा है ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वाला।
ये वाला पोर्शन, ओके, ये पॉजिटिव है, राइट। और जो ऊपर में जा रहा है नेगेटिव वाला, ये आपका होगिंग है, ओके। यहाँ पे जो आपका मोमेंट है ये होगिंग मोमेंट है, एंड इस जगह में जो आप स्टील प्रोवाइड करेगा वो आपका नेगेटिव स्टील है, ओके। तो क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव स्टील एट joint face must be at least equal to half the negative steel. That means इस जंक्शन का बात कर रहा है, ओके। दैट मीन्स इस जंक्शन में, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे सर्टेन ऊपर जा रहा है सर्टेन नीचे जा रहा है, तो अगेन दोनों का बीच में ओवरलैपिंग चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, अगेन ये बेसिकली आपका कंटिन्यूअस मेंबर के लिए बोल रहा है, ओके। जब हम लोग आरसीसी देखेगा तो वहां पे हम लोग ये सब चीज को ब्रीफली देखेगा। क्या बोल रहा है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट शैल बी यूज्ड only for vertical load moment and do not for lateral load moment, okay। that means आपका जो स्ट्रक्चर है कि नहीं, स्ट्रक्चर पे ऑफकोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है ना। ज्यादातर केसेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लोड है वो किसका हम कंसीडर करता है, लाइक वो विंड लोड IS 875 अगर आप देखेगा तो। एंड वर्टिकल लोड जो है बेसिकली वो आपका डेड लोड लाइव लोड का वजह से होता है, ओके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट मतलब यहाँ पे जो आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो बेसिकली किसका करस्पॉन्डिंग करेगा, वो ऑलवेज हम वर्टिकल लोड का जो मोमेंट हो रहा है आ रहा है उसके हिसाब से करेगा, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, एंकरेज लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम बार, ओके। दैट मींस स्लैब का केस में देखिए, स्लैब में आपका ऊपर से भी रीइंफोर्समेंट जा रहा होता है, अगेन नीचे से भी रीइंफोर्समेंट जा रहा होता है। तो जब आपका डबल फेस रीइंफोर्समेंट इस टाइप का हो उस केस के लिए है, क्या बोल रहा है, एंकरेज लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ बीम इन एक्सटर्नल जॉइंट, ओके। इवन बीम का केस में भी आप देखिएगा, डबली रीइंफोर्स्ड बीम जब हम बनाता है तो क्या होता है, कुछ इस टाइप से जाता है, नीचे से भी कुछ इस टाइप से जाता है कि नहीं। तो जंक्शन का बात कर रहा है, ओके। द एंकरेज लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम बार ऑफ बीम इन एक्सटर्नल जॉइंट shall be measured beyond the inner face. That means, see, ये मेरा कॉलम है, okay? ये नीचे फुटिंग हो गया फॉर एग्जांपल, ये आपका बीम जा रहा है, बीम का जो रीइंफोर्समेंट है दैट मींस इसी के बारे में बोल रहा है, ओके। शुड बी मेजर फ्रॉम इनर फेस, इस जगह से ये इनर फेस हो गया, ये आउटर फेस हो जाएगा, ये वाला आउटर फेस होगा बीम का, ये इनर फेस हो जाएगा। तो दैट मींस जो आप एंकरेज कैलकुलेट कर रहा है, ओके, बॉटम बार ऑफ बीम टू एन एक्सटर्नल जॉइंट शेल बी मेजर कहां से, इनर फेस से करेगा, इनर फेस ऑफ कॉलम, एंड शुड बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। डेवलपमेंट लेंथ जो आप LD कैलकुलेट करता है आरसीसी में, ओके। LD जो कैलकुलेट करता है ये सब हम लोग आगे देखेगा। LD जो आप कैलकुलेट करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, वो प्लस 10 टाइम द डाया ऑफ बार माइनस अलाउंस फॉर 90 डिग्री बेंड, क्योंकि हम लास्ट में जो रीइंफोर्समेंट निकालता है, लास्ट में जो रीएनफोर्समेंट निकालता है वो ऑलवेज क्या कर देता है, हम उसको बैंड कर देता है, ओके। तो बैंड के लिए माइनस कर दो बोल रहा है, ओके। एंड अगेन कौन सा बैंड को यूज करो बोल रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री बैंड। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट कई बार आप अलग अलग एग्जाम में पूछा होगा कि लाइक आप जो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर रहा है कितना हमको आगे करना है, तो लाइक ये हमेशा 10 टाइम होगा, ओके। किसका, जो स्टीरअप्स आप यूज कर रहा है, जो लेटरल टाई आप यूज कर रहा है उसका, ओके। नीचे हम लोग फिगर भी देखेगा, क्या बोल रहा है, इन एन आप देख सकते हैं इधर में एंकरेज, एंकरेज का बात कर रहा है ये दिस वन, ये जो आपका एंकरेज यहाँ पे निकला हुआ है, इसको भी हम एंकरेज बोल सकता है, ये आपका एंकरेज हो सकता है, ओके। ये आपका एंकरेज यहाँ पे अल्टीमेटली ये एंकरेज है, ओके। तो ये एंकरेज को जस्ट अकॉर्डिंग टू कोड बुक क्या बोल रहा है, LD प्लस 10D, ओके। मतलब ये आपका बीम जा रहा है ना यहाँ पे, है कि नहीं, उसके बाद हमको यहाँ से मेजर करना है। मेनी ए टाइम हम ये कंफ्यूज हो जाता है, और मेनी ए टाइम ड्राइंग दिखाने टाइम में हम कहाँ से उसको दिखाता है, सेंटर से, सेंटर से नहीं दिखाना है हमको, कहाँ से दिखाना है वो, हमेशा इनर फेस से मेजर किया जाता है ये LD को। एंड ये अगेन ये हमको कौन बताया, ये हमको बताया IS 13/9/20/1993, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, MCQ में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सी, द longitudinal bar shall be spliced if hoops are provided over the entire splice, over the entire splice length at a spacing not exceeding 150 mm ना। स्प्लाइसिंग दैट मीन्स कटिंग, ओके। अभी क्या है,
जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे यस, ओके, छोड़ दीजिए इसका। जैसे जैसे आप कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम बना रहे हैं, तो आपका जो स्टील जो आप लेके जा रहा है सर्टेन टाइम में खत्म हो जाता है, सर्टेन डिस्टेंस में खत्म हो जा रहा है कि नहीं? तो जब ये सर्टेन टाइम सर्टेन डिस्टेंस में खत्म हो जा रहा है, ये फर्स्ट स्टोरी में ही खत्म या फिर ग्राउंड स्टोरी का छत तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, लेकिन आपको 3 स्टोरी 4 स्टोरी बनाना है, तो उस केस में हम क्या करता है, इसमें हम दूसरा रीइंफोर्समेंट को बांधता है कि नहीं? दूसरा रीइंफोर्समेंट को बांध के हम यहाँ से लेके जाता है, तो ये जो हम टाई कर रहा है इसी को हम बोलता है स्प्लाइसिंग, है कि नहीं? तो यही स्प्लाइसिंग का बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये स्प्लाइसिंग जो है आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए? See, the longitudinal bar shall be spliced if hoops are provided over the entire splice length at a spacing not more than 150 mm. Hoops that means, और hoops को दूसरा टर्म में आप लेट से आपका हुक भी बोल सकता है। अगेन जो स्प्लाइसिंग आप करता है, नॉर्मली हम देखिएगा स्प्लाइसिंग को सीधा यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट टर्मिनेट हुआ और यहाँ से हम दूसरा को लगा देता है, जबकि हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इस टाइप से हुक बनाना है। ओके, एक हुक इधर होगा, एक हुक इधर होगा, हमेशा जब भी आपका जंक्शन होगा तो लाइक आपका हुक बनेगा। सी, इधर में जैसे यहाँ पे से यहाँ पे लाइक आपका हुपिंग हुक जैसा बना रहा है, वैसा ही लाइक आपको इधर में बनाना है, ठीक है ना? हर जगह में जहां भी लाइक आपका स्प्लाइसिंग होगा आपको इस टाइप से यूटिलाइज करना है, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, वो स्लिप हो सकता है। स्लिप जब सिस्मिक एक्टिविटी होगा तो लाइक इस जगह में स्लिप हो सकता है, जबकि ये हुक जब बना हुआ होगा, हुक जब बना हुआ होगा तो क्या होगा, ये आपका कंक्रीट में एंकर का जैसा काम करेगा, है कि नहीं? तो एंकर का जैसे कंक्रीट में जब सिंपली एंकर हो जाएगा, तो अगर ये स्ट्रक्चर मूव किया, ओके ने, मूव किया, ऑफ कोर्स कंक्रीट जो है इसको होल्ड करके रखेगा। जैसे ही लाइक आपका सिस्मिक एक्टिविटी रुकेगा, आपका स्ट्रक्चर स्टेशनरी कंडीशन में आएगा, उस केस में क्या करेगा, ये हुक जो है ये स्ट्रक्चर को अगेन परफेक्टली स्ट्रेट लेके आ जाएगा। ओके, जिसका वजह से आपको हो सकता है आपको स्ट्रक्चर में माइनर क्रैक्स देखने को मिले, बट ज्यादा मेजर डैमेजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए ये स्प्लाइसिंग को आपको हमेशा ध्यान देना है। ओके, क्या बोल रहा है, द टॉप लेंथ शेल बी एटलीस्ट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन ना, जो आप एलडी कैलकुलेट करता है 0.87 एफ वाई बाई 4 ताउ बी डी, अगर आपको याद होगा तो, है कि नहीं? 0.7 एफ वाई टाइम लाइक आपका डायमीटर, ओके, डिवाइडेड बाय 4 ताउ बी डी। तो अभी ये क्या है, एंड वहां से भी सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको हम लोग आगे देखेगा जब आरसीसी देख रहा होगा, स्पेशली जब हम लोग बॉन्ड को देख रहा होगा तो। ओके, तो उसके हिसाब से जो आपका डेवलपमेंट लेंथ आया, उस डेवलपमेंट लेंथ को यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है। ओके, हाउएवर लेप स्प्लाइस शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। किस केस में हम नहीं प्रोवाइड करता, विद इन द जॉइंट, जॉइंट में हमको लैप स्प्लाइसिंग नहीं करना है। ओके, दैट मीन्स जहां पे डायरेक्टली, जैसे ये आपका बीम कॉलम जंक्शन है कि नहीं, इस जगह में, तो इस जगह में लाइक आपको स्प्लाइसिंग नहीं होना चाहिए। ये बीम कॉलम का जंक्शन है, इस जगह में आपका स्प्लाइसिंग नहीं होना है, नहीं तो ये आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। ओके, तो ये हमेशा कोशिश करना है कि अगर सपोज कर लो इस जगह में आ रहा है, हमको इधर से ही लाइक और पहले से लाइक बार को स्प्लाइस करके ऊपर उठाना है। जंक्शन में हमको स्प्लाइसिंग नहीं प्रोवाइड करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, within a distance of 2D from the face of the joint. ओके, 2D दैट मीन सपोज कर लो आपका इफेक्टिव डेप्थ फॉर एग्जांपल 100 mm है कि नहीं? 100 mm अगर आपका इफेक्टिव डेप्थ है तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 mm। 200 mm तक लाइक हमको, जैसे सपोज कर लो ये आपका जंक्शन है कि नहीं? ये जंक्शन का 200 mm तक हमको स्प्लाइसिंग नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस जगह में क्या होता है, डायगोनल क्रैक्स डेवलप होता है। ओके, आपका स्ट्रक्चर में डायगोनल क्रैक डेवलप हो रहा होता है, अगर यहाँ पे स्प्लाइसिंग करेगा तो वो डायगोनल क्रैक को और ज्यादा लेट से हेल्प करेगा प्रोपागेट होने में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्रैक आ जाएगा। ओके, इसलिए आप देखिएगा जहां भी इस टाइप का डिटेलिंग में प्रॉब्लम होता है, ओके, जब भी डिटेलिंग में प्रॉब्लम होता है एंड अर्थक्वेक, एक दो
लेट्स से मॉडरेट शॉक अगर आपका अर्थक्वेक खा चुका है, तो आपको जंक्शंस में, ओके, जो जंक्शंस है, बीम कॉलम का जो जंक्शंस है, उस जगह में आपको क्रैक देखने को मिलता है। वॉल एंड कॉलम का जंक्शन है, उस जगह में आपको क्रैक्स देखने को मिलता है। ओके, लाइक आपका जो चौखट है ना दरवाजा का, उस चौखट के पास आपको क्रैक्स देखने को मिलता है। जो विंडो का सील लेवल है, उस सील लेवल के पास में हमको क्रैक्स देखने को मिलता है। ओके, तो रीजन क्या है कि हमने डिटेलिंग सही से नहीं किया। ओके, दैट मीन्स अगर हम वो डिटेलिंग को सही से करेगा, ओके, तो लाइक इस टाइप का क्रैक्स को हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, विद इन अ क्वार्टर लेंथ, क्वार्टर दैट मीन्स वन फोर्थ, within the quarter length of member where flexural yielding may generally occur under effect of earthquake ना। एनालिसिस में लाइक आपको अगर पता चलेगा कि लाइक यहाँ पे yielding हो सकता है, लेट्स से डिफॉर्मेशंस हो सकता है, तो वो चीज का वन फोर्थ लेंथ तक लाइक आपको नहीं प्रोवाइड करना है। मोर ओवर इट वन सेक्शन नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शुड बी स्प्लाइस्ड। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, एंड अगेन ये इंफॉर्मेशन कौन बोला, IS 13920 का क्लोज नंबर 6.2.6 में ये चीज आपको दिया हुआ। ओके, क्या दिया हुआ है कि लाइक आपको 50% से ज्यादा बार को स्प्लाइस नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लो आपका जो कॉलम है, आपका कॉलम में फॉर एग्जांपल 4 बार है। ओके, लेट्स से 4 बार है इसमें, तो इसका 50% कितना हो गया, 2 बार, है कि नहीं। तो जो आप स्प्लाइसिंग दैट मीन्स अगर कर्टेलमेंट कर रहा है, तो एक टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही को स्प्लाइस करेगा, किसी भी 2 को। ओके, मतलब 3 को या 4 को हमको एक ही जगह में डिसकंटिन्यूटी नहीं बनाना है। ओके, इसलिए देखिएगा हमेशा जो आपका स्ट्रक्चर में ज्यादातर जगह में मिस्त्री लोग ये चीज को फॉलो करता है, अगर नहीं करता है तो अगेन ये आपका स्ट्रक्चर का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खराब है। ओके, मतलब 50% से ज्यादा बार एक जगह में स्प्लाइस नहीं होना है। दैट मीन्स अगर सपोज कर लो 6 बार है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमको स्प्लाइस करना है तो 3 बार को हम एक जगह में स्प्लाइस करेगा, दैट मीन्स ज्वाइंट करेगा। सब बार एक ही जगह में एक ही लेवल में स्प्लाइस नहीं होना है। अगर इस टाइप का होता है तो आपका कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं होगा। सिस्मिक एक्टिविटी के टाइम में इसी टाइप का स्ट्रक्चर है जो डिस्प्लेस हो जाता है अपना पोजिशन से। ओके, क्या बोल रहा, नेक्स्ट वन। ओके, 50% से ज्यादा नहीं होना, और ये आपको डायरेक्टली क्लॉज 6.2.6 में आपको बता रहा है। नेक्स्ट, जस्ट सी पॉइंट नंबर 12 में क्या बोल रहा है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार फॉर्मिंग अ हुप, हुप इन द सेंस सर्कल। ओके, हुप या फिर समटाइम हम इसको लूप भी बोलते हैं। ओके, हुप मतलब अभी जरूरी नहीं है कि ये सर्कल के फॉर्म में ही हो, ये लाइक आपका रिंग का फॉर्म में भी हो। ओके, जिसको अगर हम कॉलम में प्लेस प्लेस कर रहे हैं तो हम उसको लेटरल टाई बोलता है, अगर हम इसको बीम में प्लेस कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलता है, स्टीरप्स बोलता है। ओके, एंड सिंपल टर्म में जो हम लोग का यहाँ का मिस्त्री लोग है इसको क्या बोलता है, चूरी बोलता है। सुना है कि नहीं कोई, चूरी टर्म सुना होगा। हेलो, जा रहा है आवाज। हाँ सुना है सर। ओके, तो ये जो आपका अगेन ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये हुप को या ये लूप को या फिर ये रिंग को जब हम बीम में यूज करते हैं तो इसका नाम क्या है, जब हम इसको कॉलम में यूज करते हैं तब इसका नाम क्या है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये टर्म जो है ये सब टर्मिनोलॉजी हमको मिलेगा आरसीसी में, इसीलिए इसको हम लोग पहले देखा, सो दैट जब हम आरसीसी पढ़ रहा होगा तो लाइक आप ध्यान देगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आरसीसी डायरेक्टली इस कोड बुक से बहुत सारा चीज को बोरो किया। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार फॉर्मिंग लूप शेल बी 6 mm। ओके, अगर आप IS 456 को रेफर किया होगा तो वहां पे बाई मिस्टेक क्लरिकल एरर है, वहां पे 16 mm हो गया। ओके, BIS उसको बाद में कोरिजेंडम इशू करके वो चीज को करेक्ट किया है कि लाइक वो 6 mm है बोल के। तो अगर किसी को वो करेक्टेड वाला कोड बुक नहीं होगा तो वहां पे अगर आप देखेगा तो वहां पे आपको 16 mm शो कर रहा होगा। ओके, एंड दूसरा क्राइटेरिया जो आपका लोड जो है आ रहा है आपका स्ट्रक्चर पे या फिर आप जो बार यूज कर रहा है उसके हिसाब से लाइक हम उसको कैलकुलेट करता है। ओके, लाइक वन फोर्थ द डायमीटर ऑफ द मेन बार, वो क्राइटेरिया है, वो हम लोग कॉलम जब डिजाइन कर रहा होगा, कॉलम का डिजाइन जब देखेगा वहां पे देखेगा उसको इन डिटेल में।
ओके, बट आप IS 456 को देखेगा तो वो बाई मिस्टेक वहां पे 16 mm है। ओके, जबकि वो एक्चुअल में क्या है, 6 mm। तो जो डायमीटर आप बोल रहे हैं ना, जो स्टीरप्स, जो लेटरल टाई के लिए जो डायमीटर आपको यूज करना है, भले ही आपका कैलकुलेशन में हो सकता है वो 4 mm आ रहा हो, वो आपका 5 mm आ रहा हो। ओके, बट आपको मिनिमम कितना यूज करना है, 6 mm। ओके, और एक चीज और ध्यान देना है, मैनी टाइम हमको कंफ्यूजन होता है कि ये बार डायमीटर या फिर पाइप का डायमीटर कितना हो सकता है। ओके, हमेशा ध्यान देना है, ये आपका 2 और 5 का मल्टीपल में होता है। ओके, 2 और 5 का मल्टीपल में होता है। एंड अगेन, सभी साइज अवेलेबल होगा इसका जरूरी नहीं है। ओके, दैट मीन्स आपका 4 mm मिलेगा, आपको 6 mm मिलेगा, 8 mm मिलेगा, 10 mm मिलेगा, 12 mm मिलेगा, 14 mm मिलेगा बोल के जरूरी नहीं है मार्केट में। ओके, 16 mm मिलेगा, राइट। 18 mm मिलेगा बोल के कोई जरूरी नहीं है, 20 mm मिलेगा, 22 mm मिलेगा बोल के कोई जरूरी नहीं है। सेम है लाइक आपका पाइप का केस में भी। ओके, अगेन लाइक आपके 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से आपको मिलेगा। ओके, इसको सिंपल चीज है, इसको अगर आपको ध्यान देना है कि लाइक कौन कौन सा बार अवेलेबल है, तो जस्ट आप स्टील टेबल को देखिए। स्टील टेबल में ऑलरेडी हमको डायमीटर ऑफ राउंड बार का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ अल्टीमेटली वही साइज मार्केट में आपको मिलता है। मेनी टाइम आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब बार डायमीटर नहीं है, ओके, तो हम क्या करता है, डिफरेंट बार को यूज करता है वहां पे सर्टेन अपना कैलकुलेशन में यूटिलाइज करके। वो कैसे एडजस्टमेंट करता है, जब हम लोग एक्चुअली में आरसीसी डिजाइन को जब स्टडी कर रहा होगा वहां पे देखेगा। बट हम जो साइट इंजीनियर है साइट इंजीनियर के पास इतना सॉरी, साइट इंजीनियर के पास इतना फ्रीडम है कि लाइक वो चीज को चेंज कर सकता है, अगर मार्केट में लेट से पार्टिकुलर डायमीटर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, क्या बोल रहा, एक्सेप्ट फॉर बीम विथ क्लियर स्पान एक्सीडिंग 5 मीटर, where the minimum distance sorry, the minimum diameter of bar forming hoop shall be 8 mm। of course जितना ज्यादा आपका लोड स्पान ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उस पे लोड आएगा, जितना ज्यादा उस पे लोड आएगा उतना ज्यादा उसमें बकलिंग या फिर शेयर फेल्योर होने का चांसेस है। तो ये जो हुप है, जिसको हम चूड़ी बोलते हैं, या फिर कॉलम के टर्म में हम उसको लेटरल टाई बोलते हैं, बीम के टर्म में हम उसको स्टीरप्स बोलते हैं, इसका मेन काम क्या है, शेयर। ओके, शेयर को होल्ड करना। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सेक्शन का शेयर कैपेसिटी को ये इनहेंस करता है, शेयर कैपिंग, शेयर बियरिंग कैपेसिटी को वो इनहेंस करता है। यही चीज को जस्ट यहाँ पे फिगर के टर्म में दिखा रहा है। दैट मीन्स ये देखिए आपका एंकरेज, जो एंकरेज को हम लोग देख रहा था ना, बेसिकली ये आपका बीम है, ठीक है ना, ये बीम का रीइंफोर्समेंट है। स्पेशली ये कब आता है पिक्चर में, जब आप कैंटिलीवर बीम बना रहा हो। ओके, सिंपली सपोर्टेड का केस में जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस का केस में भी जरूरी नहीं है, आपका रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूअस जा रहा होता है। बट स्पेशली जब आप कैंटिलीवर बीम बना रहा होता है तो वहां पे हमको क्या करना होता है, लाइक एंकरेज करना होता है। एलडी हम कैलकुलेट करता है, सर्टेन फॉर्मूला अवेलेबल है। तो क्या है, ये जो पोर्शन है, ये इनर फेस से लेके जो आपका गया, ये ये पोर्शन है लाइक आपका डेवलपमेंट लेन। ओके, यही इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेन। एंड ये कितना होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए एलडी, जो आपने कैलकुलेशन से निकाला। एलडी का फॉर्मूला है लाइक आपका 0.87, इसको हम लोग आगे देखेगा, एफ वाई बाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 ताउ बी डी, ताउ बी डी। ओके, जहां पे एफ वाई क्या है, आपका ग्रेड ऑफ स्टील है, एंड ये फाई जो है ये है आपका डायमीटर ऑफ बार जिसको आपने यूज किया। उसमें से भी जो मेन बार है, जो बड़ा वाला बार है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फोर्थ अगेन कंस्टेंट है ये बीडी, जो है ये है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड इस जगह से अगेन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा आप, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा, और जब हम लोग इसको देख रहा होगा वहां पे हम देखेगा इन डिटेल। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, उसमें से एटलीस्ट आपको M20 एंड 25 का वैल्यू आपका दिमाग में होना चाहिए, समटाइम पूछ देता है। ओके, तो इस फॉर्मूला से प्लस 10 टाइम द डायमीटर ऑफ बार, दैट मीन्स डायमीटर जो आपका स्टीरप्स है या फिर जो आपका लेटरल टाई है। ओके, और यहाँ इस केस में तो क्या है, हम इसी को डायरेक्ट बेंट अप कर रहा है ना। दैट मीन्स सपोज कर लो आपका 12 mm बार है कि नहीं, 12 mm बार इंटू कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 120 mm, है कि नहीं।
तो एलडी से वैल्यू आपको कुछ मिला, लेट्स से 300 mm प्लस 10 इंटू लेट्स से 10 इंटू 12 mm, है कि नहीं? तो 200 प्लस 120, दैट मीन्स अल्टीमेटली आपका ये टोटल यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो उतना होना चाहिए, 320 होना चाहिए, है कि नहीं? सेम चीज है ये वाला टेंशन बार का। ओके, यहाँ भी लाइक ये सेम चीज इस टाइप से लाइक आपका हुपिंग होगा। ये चीज अगर आप समझ गया तो जब हम कैंटिलीवर बीम को डिजाइन करेगा या फिर जब उसका डिजाइन गाइडलाइन को देखेगा तो समझना एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए ये चीज मतलब इसलिए हम लोग पहले इसको किया, क्योंकि ये चीज यहाँ पे अगर हम समझ गया तो डिजाइन करने में काफी आसान हो जाएगा हम लोग का। ओके, नाउ दूसरा देखिए, दूसरा फिगर हमको क्या बता रहा है, ये इसमें कुछ डाउट है किसी को, स्पेशली लाइक आपका एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ में कुछ प्रॉब्लम होने से बोलिए। ओके, नेक्स्ट सी, ये क्या है आपका स्पेसिंग का बात कर रहा है। ओके, स्प्लाइसिंग और स्पेसिंग, स्प्लाइसिंग और स्पेस सॉरी ये तो स्प्लाइसिंग को डील कर रहा है। स्प्लाइसिंग दैट मीन्स क्या है, जंक्शन, जॉइंट। ओके, अभी जैसे सपोज कर लो जो हम बीम बनाने टाइम में जो रीइंफोर्समेंट यूज करता है, हम यहाँ से लेके गया, पता चला यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, बट मेरा जो दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे है, तो अभी वहां तक हमको लेके जाना पड़ेगा इस पार्टिकुलर रीइंफोर्समेंट को ना। तो ये पार्टिकुलर रीइंफोर्समेंट को वहां तक ले जाने के लिए, मतलब यहाँ से जा रहा था यहीं पे खत्म हो गया। ओके, तो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हम क्या करता है, इसमें दूसरा बार को ज्वाइन करता है। एंड अगेन देखिएगा डायरेक्ट हम एंड टू एंड ज्वाइन नहीं करता है, सर्टेन यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है नहीं? ये ओवरलैपिंग करता है। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है बार का, इसी को हम बोलता है स्प्लाइसिंग। ओके, एंड जस्ट ये वही चीज को बता रहा है कि ये शुड नॉट बी लेस देन 150 mm। ये स्प्लाइसिंग दैट मींस जो आपका स्प्लाइस लेंथ है ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। एंड इसमें जो आप स्टीरअप्स प्रोवाइड करेगा, जो लेटरल रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेगा, उसका स्पेसिंग भी 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, भले ही आपका बाकी में जो भी हो, क्योंकि इस जगह में क्या है, ये काफी वल्नरेबल है। ओके, इस जगह से स्लिप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो स्टीरअप्स इसको अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा। ठीक है, नाउ जो हम लोग अगेन ये जो डेवलपमेंट लेंथ देखा था हम या एंकरेज देखा था, ये तो लाइक आपका बीम एंड कॉलम का जंक्शन हो गया। स्पेशली आपका पिक्चर में कब आएगा, जब आपका कैंटिलीवर बीम एंड कॉलम का जंक्शन होगा। दूसरा, ये चाहे आपका ये स्टीरअप्स हो या फिर लाइक यहाँ का लेटरल टाई हो, हर किसी को हम क्या करता है, इस टाइप से लूप बनाता है कि नहीं? इस टाइप से लूप बनाता है, तो हमेशा ये लूप जो है ये प्रोजेक्शन इस टाइप से होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है और मेनी अ टाइम आदमी उसको गलत करता है। okay? ये जो प्रोजेक्शन आपका बीम का अंदर में घुसा हुआ है, इसी को बोलता है हम लाइक आपका एंकरेज या फिर बीम वेब रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। ओके, एंड इसको बनाने में हमेशा जो आपका मिस्त्री है वो हमेशा आनाकानी करता है। ओके, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली आपको रेक्टेंगुलर शेप में बना के दे देगा, सबसे आसान है। ओके, यहाँ पे लाइक उसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप से लाइक आपका हुक निकालना, एंकरेज निकालना, उसके लिए भी काफी ट्रबलसम काम है। ओके, तो इसलिए अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो ऑफकोर्स जो आपका लेबर है, जो आपका मिस्त्री है, वो यहाँ पे गलती करता है इन द सेंस अपना काम बचाता है। तो हमेशा ये लूपिंग ऑफ लेट से ये एंकरेज, ओके, या फिर लेट से क्या बोलेगा इसको, लैपिंग कितना होना चाहिए, 10 B और मोर देन 75 mm। ओके, इसमें से जो दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 6 mm डाया बार यूज कर रहे हैं। ओके, अगर हम 6 mm डाया बार यूज कर रहा है तो 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60, है कि नहीं? जबकि कोडबुक क्या बोल रहा है कि ये कभी भी आपका 75 mm से कम नहीं होना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 mm ना, जबकि 10D करके मेरे पास कितना आया, 60, दैट मीन्स हम किसको प्रोवाइड करेगा, 75 को। ओके, दूसरा केस को जस्ट देखिए, अगर हम यहीं पे 8 mm डाया बार को यूज कर रहा है, ओके, 8 mm डाया बार को यूज कर रहा है, तो 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80, है कि नहीं? जो कि आपका 75 से बड़ा है, तो जब ये 75 से बड़ा है तो हम इसको यूटिलाइज करेगा।
ठीक है। हुप या लूप या रिंग या फिर समटाइम मिस्त्री के टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी। ओके, इसका शेप अलग अलग होता है। ज्यादातर हम रेक्टेंगुलर वाला को यूज करता है, इवन हम यू शेप या फिर इस टाइप का शेप में भी हम इसको यूटिलाइज करता है। बट जो इसका लैपिंग है कि नहीं हुप का, ये इसका क्राइटेरिया सेम है, 10D और 75 mm, विच एवर इज ग्रेटर। ओके, ये दोनों में से जो मेरा ग्रेटर वैल्यू है उसको हमको यूटिलाइज करना है। एंड कहीं अच्छा से लिख लो, क्योंकि इस जगह से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, एंड ये क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो कर रहा है तो मेरा बीम और मेरा जो कॉलम है ये हमेशा रेजिस्टेंट रहेगा पार्टिकुलर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए। अगर हम ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स मेरा बीम एंड कॉलम का जंक्शन सेफ रहेगा। अर्थक्वेक के बाद हमको क्रैक्स नहीं देखने को मिलेगा जंक्शन में। ओके, इस जगह में अगर अगर हम ये क्राइटेरिया को यूटिलाइज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जहां पे लाइक आपका रीइंफोर्समेंट स्प्लाइस हुआ है वो सेक्शन भी आपका सेफ रहेगा एंड सफिशिएंट स्टिफनेस शो करेगा। ओके, नो ये जो फिगर है ये आपको बता रहा है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का केस में। ओके, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का केस में जैसे सी ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, आगे तीसरा होगा, या फिर हो सकता है लाइक आपका ये फाउंडेशन हो, ये बीम कॉलम जंक्शन हो, है कि नहीं। तो जो हमने आगे देखा था वो चीज को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। इस जगह में देखिए एलडी यहाँ पे यूज कर रहा है कि नहीं, राइट। एंड अगेन जो आपका कॉलम का स्प्लाइसिंग का बात कर रहा था, ये सी ये स्प्लाइसिंग क्या बोल रहा है, इट्स हाइट ऑफ कॉलम बाय 4, मतलब मेरा कॉलम का जो 1/4 पोर्शन है उससे कम नहीं होना चाहिए, उसका इन बिटवीन होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये स्प्लाइसिंग हम वहां पे कर रहा है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है ना, HC/4। HC क्या है आपका, हाइट ऑफ द कॉलम। ओके, एंड अगेन यहाँ भी लाइक जो क्राइटेरिया है लाइक आपका 50 mm के आसपास होना चाहिए आपका ये लेटरल टाई का जो स्पेसिंग है वो एग्जैक्ट हमको सेम ही फॉलो करना है। ओके, एंड अगेन अगर आप देखेगा डायरेक्टली क्लॉज 7.4.1 और ये आपका क्लॉज 7.3.3 आपका IS 3920 का डील करता है इसका इसका बारे में। ओके, नो यहाँ पे सी इस जगह में अगेन क्या बोल रहा है ये, कन्फाइन जॉइन विथ बीम फ्रेमिंग इनटू ऑल 4 साइड्स, कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट। दैट मींस जब हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अगर हम इस जगह में इस जगह में अगर हम रीइंफोर्समेंट जैसे ये आ रहा है इसके हिसाब से अगर हम कंटिन्यू किया, ओके, और इसके हिसाब से जब हम कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इतना ज्यादा मेश क्रिएट हो जाएगा कि लाइक जब हम कंक्रीट पोर करेगा तो वो सब कंक्रीट का अंदर में ही ट्रैप होके हो जाएगा। तो उसके लिए जस्ट ये आपको बोल रहा है कि लाइक इस जगह में हम जस्ट वो मेश को हमको जस्ट डिले करना है, मतलब कम करना है। ठीक है ना, ये भी जस्ट आपका लूप बनाने का डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट कैसे भी आप बनाइए ये वैल्यू आपका हमेशा मेंटेन करना है। ओके, ठीक है, हर जगह में लाइक जो क्राइटेरिया जो गाइडलाइन हमने आगे देखा है वो चीज को हमको फॉलो करना ही है। कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को तो बोलिए। और ये था आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। सर। हाँ जी, सर ये आप ये क्या बोलते हैं, ये नोट्स लोग को PDF में है सर, डाउनलोड करने मिलने से ठीक है सर। हाँ हाँ वो डाउनलोड हो जाएगा, वो अभी जस्ट मैं बात किया, मतलब आपका ऐप में रहेगा। इसका वही हार्ड सर, कॉपी आपको क्योंकि सर्टेन टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि हार्ड अभी कॉपी आप प्रोवाइड करेगा हम लोग। क्योंकि अभी ऐसे पढ़ा रहे तो ना, हाँ, तो ऐसे में हम लोग लिख भी नहीं सक रहा है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो। और अच्छा वर्ड जो क्लियर भी नहीं है, छोटा छोटा है ना, अच्छा, तो पता ही नहीं चल रहा। अगर हार्ड कॉपी होता तो क्या है कि हम लोग उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके हम लोग भी रख सकते हैं। तो जब आप हाँ बोल हाँ, रहे हैं तो हम लोग वो पेपर को टर्न करके देख के हम लोग भी कुछ मार्क या कुछ लिख सकते हैं। अभी उसको ओके, नोटबुक में लिखने के लिए सर बहुत समय लग रहा है और टाइम ही नहीं मिल रहा है, स्क्रॉल करके फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे हो रहा है। इसलिए ठीक है, हम उल्टा लोग सर इसका वही हार्ड हार्ड कॉपी में प्रोवाइड वही करेंगे सर इसको। हाँ, इसको जल्दी मिलने से उल्टा जितना भी सर मेजरमेंट का भी आगे वाला जितना हुआ है ना सर, हाँ हाँ, वो लोग को भी ऐसे मिलने से ठीक है, क्योंकि कई कई में हैंड राइटिंग जो क्लियर नहीं होती समझ में नहीं आ जाता ओके ओके, लेकिन क्योंकि उसमें इसमें जो आपका जो क्लास नोट में जो हम लोग न्यूमेरिकल किया है वो तो आपको हाँ उसमें हाँ बुक्स में नहीं मिलेगा। हाँ सर, उसको तो सर कॉपी में हो जाएगा, उसको तो हम लोग लिख रहे हैं ना सर। पर हाँ वो हाँ जो डिटेलिंग में उसमें आप डिटेल से लिखा है ना, आप यहाँ में हाँ, बोलने से आप थोड़ा इतना डिटेल से नहीं लिख रहे हैं तो हम्म उसमें PDF में उन्हें डिटेल में लिख के है। जैसे कि हम लोग वो मेजरमेंट का भी पूरा नोट्स को जब देखा था PDF को, हम्म हम्म तो उसमें देखा है तो उसमें डिटेल से लिखा है। तो या हम्म कॉपी में जब लिखता है तो बस वो न्यूमेरिकल होता है तो हम्म
तो न्यूमेरिकल का तो हम लोग लिख लेगा सर, आपसे देख देख के लिख रहे हैं हमें, पर वो हाँ जो पीडीएफ है उसको देखने ही नहीं सक रहा है ना, इसलिए हाँ, इस हम पे लोग नोट्स जस्ट को इस भी पे अच्छा से मिलने से एक बार डाउनलोड करके एटलीस्ट सर हम लोग अपना साथ रख लेगा, मतलब अगर प्रिंट करना है तो हम लोग पीडीएफ को प्रिंट करके भी रख लेगा। नहीं, इस इसको पे आप हम थोड़ा लोग काम जल्दी कर कर रहे हैं, देंगे। अभी इमिडिएटली हो जाएगा। जी सर। हाँ, चलिए, अच्छा कंसर्न था आपका। और किसी का? और किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। एंड अगेन इसको देखिए, इस पे भी हम लोग एक एमसीक्यू टेस्ट लेगा। एंड कुछ ही लोग मेजरमेंट का टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, सब लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है? आपका जो एग्जाम होगा वो डायरेक्ट